उनको 3 जिला कहीं और उस 3 जिले में भी क्या पेच है महोदय, वो अगर 3 जिला देंगे और उस 3 जिले में अगर किन्हीं का स्थानांतरण नहीं हुआ तो फिर अल्फाबेट में ए से शुरू होगा। अब ए से चले जाएंगे, अररिया से शुरू होगा या औरंगाबाद से शुरू होगा। तो मान लीजिए किशनगंज के टीचर या जो मैडम है, जो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे उनको हम सरकारी शिक्षक बना देंगे। फिर जो सक्षमता परीक्षा का तरीका तय किया गया, फिर उस पर इनकी आपत्ति हुई कि ऑनलाइन परीक्षा करा दिए हैं, बहुत लोग कंप्यूटर बेस्ड। सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, विभाग नहीं उसको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम का है, उसमें कोई मेरिट नहीं है। इसीलिए सरकार लोक कल्याणकारी होती है और जिस समय स्थानीय निकाय के वो शिक्षक थे उसमें भी जो वो स्थानांतरण चाहते थे, कमोबेश उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सका। 15 साल 2 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 साल में रिटायरमेंट उनका है। अब पूरी सेवा उनकी आप ट्रांसफर कर देंगे, नई जगह वो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको विद्यालय को समझने में 6 महीना लगेगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मूल्यांकन में भाग लेंगे, परीक्षा भी देंगे 26 तारीख को, तो वो डेट भी बढ़ाया जाए मंत्री महोदय। माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। सभापति महोदय, जवाब निकली है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसमें 3 जिलों के ऑप्शन के प्रावधान के साथ स्थानांतर पदस्थापन की बात की। सभापति महोदय, जो शिक्षक 15 वर्ष 20 वर्ष से शिक्षण संस्थान में जहां भी काम कर रहा है वह अपने को वहां व्यवस्थित कर लिया है। अब इस सरकारी कर्मी बनाने के क्रम में सक्षमता परीक्षा पास कर उसको अव्यवस्थित कर देने से क्या जो आज सरकार की सोच है, स्वागत योग है कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं, उसी में गलत कदम भी उठ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उसी में यह भी एक प्रमुख गलत कदम है कि जो व्यवस्थित शिक्षक जहां 15-20 वर्षों से कार्यरत है उसको अव्यवस्थित करके नई जगह पर पदस्थापित कर देना, इससे शिक्षा का सुधार नहीं होगा, भला नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं है। दूसरा कि हमने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद सेवा शर्त की बात इन्होंने की है, जिसमें हमने कहा है कि वरीयता, प्रोन्नति, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना MSCPS का लाभ जो नियमावली निकली है 2023 उसमें स्पष्टता नहीं है। इन्होंने इसमें स्वीकार किया है कि कुछ बातें उसमें है और बाकी बातों के लिए और भी हम अलग से अधिसूचना निकालेंगे। तो उसको थोड़ा स्पष्ट करते कि हम लोग संतुष्ट हो जाए कि प्रोन्नति के संबंध में, वरीयता के संबंध में, MSCPS के लाभ देने के संबंध में क्या योजना है सरकार की। यही मेरी मांग है, यही हम जानना चाहते हैं। इस ध्यान आकर्षण खंड है वो बहुत ही ज्वलंत समस्या है। जो आवेदन प्रपत्र भराए जा रहे हैं सक्षमता परीक्षा के निमित्त, जो आवेदन, उसमें जो प्रावधान स्थानांतरण के लिए मूल विद्यालय से जो अन्यत्र 3 जिले में दिया जा रहा है, उस प्रावधान को मंत्री महोदय शिथिल कर दें। उसमें BPSC से भी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक गए हैं उनको भी 3 जिला दूर फेंक दिया गया। उनको तो उनकी सेवा 15 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष ऐसा है। तो जब उस मूल विद्यालय में रह करके वो अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर ही रहे हैं सहजता पूर्वक, तो मुझे लगता है वो प्रावधान, ये ज्वलंत समस्या है। चूंकि फॉर्म भरा जा रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था पूर्व में भी, सदन से पहले भी, जो कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा का भी सरकार सोच रही है और करेगी, ऑफलाइन परीक्षा का भी प्रावधान किया गया। लेकिन आज पुनः देखा जाए, मूल्यांकन शुरू हो चुका है महोदय। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मूल्यांकन में भाग लेंगे, परीक्षा भी देंगे 26 तारीख को, तो वो डेट भी बढ़ाया जाए मंत्री महोदय। 26 तारीख को बढ़ा करके मार्च प्रथम सप्ताह में किया जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था, जो कि सिर्फ गृह प्रखंड में शिक्षक नहीं रहेंगे और उनका स्थानांतरण ऐच्छिक ही होगा, उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ही स्थानांतरण होगा। तो मुझे लगता है उस प्रावधान को शिथिल कर दिया जाए, तत्काल इस पर मंत्री महोदय संज्ञान लें। माननीय मंत्री महोदय, हम समझते हैं कि इसमें जितनी बातें उठाई गई
और जो दोनों माननीय सदस्य संजय जी और संजीव जी कह रहे हैं, ये सारी बातों से अवगत है। एक तो इसमें जो 2-3 बातें की गई हैं कि एक तो नियोजित शिक्षक की श्रेणी से को सरकारी शिक्षक की श्रेणी में डालने की मांग शुरू से इनकी आ रही थी। सरकार ने उसको पूरा किया। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई कि जो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे उनको हम सरकारी शिक्षक बना देंगे। फिर जो सक्षमता परीक्षा का तरीका तय किया गया, फिर उस पर इनकी आपत्ति हुई कि ऑनलाइन परीक्षा करा दिए हैं बहुत लोग, कंप्यूटर बेस्ड, ध्यानाकर्षण सूचना में भी है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने के कारण शिक्षकों को परेशानी है। तो हम लोगों ने, सरकार ने विचार करके जो 3 ऑनलाइन परीक्षाएं होनी हैं उसके साथ 2 ऑनलाइन परीक्षा भी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन जो लिखित परीक्षा होगी, उसका भी प्रावधान हमने शिक्षकों की सुविधा के लिए कर दिया है। तो ये दोनों चीजें तो हो गई हैं। अब एक स्थानांतरण या पदस्थापन के संबंध में कह रहे हैं, तो एक बात तो विचारणीय है कि अगर किसी शिक्षक या किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्थानीय प्राधिकार के द्वारा की जाती है, जैसे पंचायत के द्वारा की जाती है। आपका संवर्ग पंचायत था, तो पंचायत के अंदर तो इस विद्यालय से उस विद्यालय में स्थानांतरण का उस समय भी प्रावधान था और होता था। लोग एक ही पंचायत में इस विद्यालय से उस विद्यालय स्थानांतरित होते थे। और जब आप अपनी मांग से, अपने चॉइस से, अपने पसंद से, जो पंचायत प्राधिकार था नियुक्ति का, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, वो आप माने पूरा राज्य संवर्ग में जाना चाहे, सरकारीकरण हो रहा है। तो सरकारीकरण होने से तो दूसरे आयाम भी बढ़ जाते हैं, उसका प्राधिकार का क्षेत्र तो पूरा बिहार हो जाता है। उसमें भी महोदय इन शिक्षकों की सुविधा के लिए बार बार कहते हैं 3 चॉइस मांगा गया है। उनको किस जिले में काम करने में सुविधा होगी, ये अगर पूछा जाता है तो ये उनके हित में है कि उनके हितों के विरुद्ध है, उन्हीं से पूछ के तय किया जा रहा है। एक बार उसमें लिखा था कि 3 परीक्षा में, मतलब जो अगर आप 3 चॉइस जिला का दिए हैं, नहीं तो रैंडमाइजेशन से कर दिया जाएगा। उस पर भी आपत्ति थी, इन लोगों की आए थे। हम कही तो स्वाभाविक बात है कि अगर मेरिट कम चॉइस बेसिस पर आप जिला की का मतलब ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं, आपका नंबर जो मेरिट लिस्ट में है वहां आते आते अगर आपके चॉइस के सभी जिले की रिक्तियां अगर खत्म हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका पदस्थापन किसी जिले में कहीं किया जा सकता है। ये सब तो महोदय सामान्य जो राज्य संवर्ग के पदाधिकारी या कर्मचारी होते हैं, ये सबों पर लागू है। तीसरी बात, जो ये लोग अन्य सेवा शर्तों के संबंध में कह रहे हैं, जब ये राज्यकर्मी बन जाएंगे तो राज्यकर्मी के लिए जो सुविधाएं लागू हैं स्वाभाविक रूप से लागू होगी। और इसीलिए हमने इसमें कहा है कि अगर कोई खास सुविधा जो राज्यकर्मियों को मिलती है और इनको नहीं मिल पाएंगी या उसमें कोई त्रुटि रहेगी, तो हम लोग उसको देख के फिर ठीक करेंगे। मंत्री महोदय ने स्थानांतरण की बात की, मैं मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि बिहार के जितने अभी राजकीय विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, जिनमें ये नियोजित शिक्षक बहाल, ये सभी प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत चलने वाले संस्थान थे। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक बड़ी लड़ाई लड़कर 1980 में इन सभी शिक्षण संस्थानों का सरकारीकरण कराया। और जिस विद्यालय में जो शिक्षक काम कर रहे थे वो भी सरकारी शिक्षक उसी विद्यालय में रहते हुए हो गए। ऐच्छिक ट्रांसफर होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ये राज्यकर्मी हो गए इसलिए इनका स्थानांतरण हो गया है। आप पूरे शिक्षा के पूरे देश के स्तर के इतिहास को देख ले,
शिक्षक संवर्ग का, चाहे वह प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा शिक्षक हो, कहीं किसी का कंपलसरी ट्रांसफर नहीं होता, ऐच्छिक ट्रांसफर होता है। हम तो वही कह रहे हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये लोग पंचायती राज के तहत नियुक्त हैं, पंचायत में नियुक्त हैं, वहीं कैसे रहेंगे? तो माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने भी इसको कहा था कि प्रखंड में को छोड़कर जो जिस प्रखंड में है उस प्रखंड में न रहकर दूसरे प्रखंड में, उसी जिले में उनका आप पदस्थापन कीजिए। ये बात होनी चाहिए और यही हमारी मांग भी है। एक बात और बस एक लाइन और दूसरी बात, जो सेवा शर्त की बात है, सेवा शर्त के अलावे एक इसमें और है कि बढ़िया था सेवा की गणना। जो नियोजित शिक्षक 17, 18, 19, 20 वर्ष से काम कर रहा है, अब वह राज्य कर्मी का दर्जा जब मिलेगा तो क्या इस 17, 18 वर्षों के उसकी सेवा की वरीयता का लाभ उसको मिलेगा कि नहीं, इस पर भी स्पष्ट बात होनी चाहिए शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। माननीय मंत्री महोदय से उनके वक्तव्य में संशोधन की अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अभी अपने जवाब में कहा जो कि मेरिट कम च्वाइस में उनको यह सुविधा दी जा रही है में दें। महोदय, मैं सदन को भी जानकारी देना चाहता हूं, आपको भी जानकारी देना चाहता हूं, सरकार को भी जानकारी देना चाहता हूं। वो उत्तीर्णांक परीक्षा है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। विभाग नहीं उसको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम का है, उसमें कोई मेरिट नहीं है। इसीलिए सरकार लोक कल्याणकारी होती है और जिस समय स्थानीय निकाय के वो शिक्षक थे उसमें भी जो वो स्थानांतरण चाहते थे, कमोबेश उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सका। इसीलिए माननीय वर्तमान मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनवाया, इसी विधान परिषद में इनका जवाब आया था और ट्रांसफर के लिए नियोजन इकाई में ही बनवाया। तो जब उतना तक आप सोच सकते हैं उन शिक्षकों के लिए, आप समझें सभी परिवार के साथ रह करके अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में कितनी सहजता होगी, कितने अच्छे तरीके से शैक्षणिक गुणवत्ता ये होगा। अब 15 साल से कोई कहीं रह रहा है, चाहे किराए के घर में रह रहा हो, चाहे जैसे भी अपने घर में रह रहा हो, 10 किलोमीटर दूर जाकर के क्लास कर रहा हो, तो उससे अच्छा होगा शैक्षणिक माहौल कि उनको 3 जिला कहीं, और उस 3 जिले में भी क्या पेच है महोदय, वो अगर 3 जिला देंगे और उस 3 जिले में अगर किन्हीं का स्थानांतरण नहीं हुआ तो फिर अल्फाबेट में ए से शुरू होगा। अब ए से चले जाएंगे, अररिया से शुरू होगा या औरंगाबाद से शुरू होगा, तो मान लीजिए किशनगंज के टीचर या जो मैडम हैं वो चले जाएंगे औरंगाबाद। सर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई चले जाएंगे, मतलब ये इतना संवेदनशील विषय है। हमको लगता है सरकार तो इसी के लिए होती है, इसी के लिए सरकार होती है, लोक हित के लिए सरकार होती है। हमको लगता है इसमें राज्य हित भी है, शैक्षणिक हित भी है, शिक्षकों का भी हित है, छात्रों का भी हित है, छात्राओं का भी हित है, समाज का भी हित है। माननीय मंत्री, इसके लिए सरकार सोचे। साथ बैठ करके सभापति महोदय आप भी इसके लिए इच्छुक हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा, इसीलिए हमको लगता है माननीय मंत्री हम क्या देखें? महोदय भाई हाँ, एक इधर माल कर देते हैं। लाभ है तो आप कहीं नहीं हो जाते हैं। तो आदत चलिए माननीय मंत्री। नहीं तो महोदय आपने भी महसूस किया होगा कि सुनील जी नहीं थे तो उनकी कमी महेश्वर जी ने खलने नहीं दी थी। सभापति महोदय जो 2-3 बातों की चर्चा की, एक तो संजय जी ने इस सक्षमता परीक्षा या संवर्ग परिवर्तन के निर्णय को
अधिग्रहण के मामले से जोड़ दिया। महोदय, ये बिल्कुल दो चीजें हैं। अधिग्रहण होता है तो किसी संस्था के साथ उसके कर्मियों की सेवा सरकारीकरण होती है। यहाँ तो सब लोग काम कर रहे थे और परीक्षा लेके उनका संवर्ग बदल रहा है। वो जो पंचायतों के संवर्ग में थे, स्थानीय निकाय के संवर्ग में थे, अब वो राज्य कर्मी के संवर्ग में जा रहे हैं। तो एक तो ये दोनों का किसी हाल में कोई तुलनीय विषय ही नहीं है, इसलिए नहीं है। फिर देखिए महोदय, ये बोल रहे थे महोदय, इतना तो जब समझ के नहीं समझेंगे तब तो फिर समझाना मुश्किल है। हम तो कोशिश करेंगे, हमने पहले ही कहा कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होने का निर्णय ले चुके हैं तो फिर वहां तो लाचारी हो जाती है महोदय। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल दो बातें हैं। और जैसा कि हमने कहा कि शिक्षकों को अगर उनको विकल्प देके जिला चुनने की बात है, और जो वो कह रहे हैं, क्यों मानते हैं कि शिक्षक के तीनों विकल्प जो है सो नहीं लागू होंगे? जहां शिक्षक के अगर पद रिक्त है और उनके विकल्प के जिले में पद रिक्त है तो सरकार इसको जरूर देखेगी, जो उनके शिक्षकों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो। और दूसरी बात, जो कुछ अन्य सुविधाओं की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जरूर हम माननीय सदस्यों को भी बुला लेंगे, हम बैठ के बात कर लेंगे जो राज्य कर्मी वाली और ने कौन सुविधाएं हैं और सुविधाएं जिसको इनको नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करके निर्णय लेंगे। चलिए, माननीय श्री संजय पासवान जी, ध्यान आकर्षण संख्या 11। बोले नीरज जी के हाथ को पकड़ के उठाया जा रहा है ऊपर। सभापति महोदय, बड़ा मुश्किल। हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह केवल एक है कि इस बिहार में 1995 में शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण हुआ करके आए, यह सर्वविदित है। हम माननीय मंत्री जी से केवल एक मात्र आग्रह करना चाहते हैं कि शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधियों को बुला करके, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट है, 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 साल में रिटायरमेंट उनका है, अब पूरी सेवा उनकी आप ट्रांसफर कर देंगे, नई जगह वो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको विद्यालय को समझने में 6 महीना लगेगा। उसके बाद उनकी सेवा इतनी अल्प अवधि की रहेगी कि सरकार जिस उद्देश्य से, और इतना बड़ा काम आपने कर दिया, राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा आपने प्रदान कर दिया, राज्य के शिक्षक इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो हमको लगता है कि एक बार बैठ करके इसके जो विशिष्ट पक्ष है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। आपने तो कहा ही महोदय कि हम माननीय सदस्यों से बात कर लेंगे सदन समाप्ति के बाद। ध्यान आकर्षण संख्या 11, माननीय YouTube पर सब्सक्राइब